हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा शर्मा गुरु विद्या में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की हम हमारी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार मीन्स आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमें किसने दिए हैं? क्या राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने? हमें हमारे ये अधिकार मिले हैं किससे? संविधान से। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे क्लास में पढ़ने जाएंगे। एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसको क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। देखिए, मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको भारत का, क्योंकि क्या था मैग्ना कार्टा? एक ऐसा लिखित दस्तावेज था जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित के पहले ऐसा लिखित दस्तावेज था जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन ने दबाव में 215 में क्या किया था? इसको लिखा था। ठीक है, तो जो मैग्ना कार्टा था वो भी किससे रिलेटेड था? मौलिक अधिकारों से संबंधित था। तो इसको मैग्ना कार्टा को भारत का क्या कहा गया है? अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, तो भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में हमने बात किसकी करते हैं? मूल अधिकारों की। ठीक है, हमने पार्ट्स पढ़े थे, भाग पढ़े थे। उन 22 भागों में 3rd नंबर पे क्या आता है? हमारे मूल अधिकार। और जो ये मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। 35 तक में इनमें क्या किया गया है? इसका वर्णन यानी इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, जिनको कि हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी बात, इसमें ये बोली कि भाग 3 में मतलब कि पार्ट 3 में इसको डिस्क्राइब किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 मीन्स आर्टिकल 12 से 35 तक इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अमेरिका संविधान मतलब कि ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको बिल ऑफ राइट्स के द्वारा क्या किया गया था? हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहा? ऐसा क्यों लगा कि मौलिक अधिकार होने चाहिए? तो वो क्यों बनाए गए? राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी की व्यू से इसको बनाया गया था। मूल अधिकार एक्चुअली में क्या है? देखिए, मूल अधिकारों को मूल अधिकारी क्यों बोला गया है? मूल अधिकारी क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार वो अधिकार है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का, एक नागरिक का, एक देश के नागरिक का क्या होता है? कंप्लीटली ऑल डेवलपमेंट। ठीक है, होल डेवलपमेंट होता है। कैसे होगा होल डेवलपमेंट? उसके जो बेसिक, उसकी मानसिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से उसका क्या होगा? विकास के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, विशेषताएं अगर हम इसकी बात करें, इसकी विशेषताएं क्या है? संविधान के द्वारा रक्षित है। ये संविधान के द्वारा बनाया गया है। जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? संविधान के द्वारा। तो ये कर्तव्य बनता है संविधान का कि वो उसको क्या करे? उसको रक्षित करे, उसकी रक्षा करे, उसको सिक्योर करे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? कार्यपालिका और विधानमंडल की शक्तियों को ये नियंत्रित करता है। कार्यपालिका एज वेल एज आपकी जो न्यायपालिका है, लेजिस्लेचर है, उसका इन पर अधिकारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर वो इसके विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो जहां तक कि मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है, वहां तक वो जो लॉ बनाया गया है किसके अगेंस्ट? मूल अधिकारों के अगेंस्ट, तो वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे आप इसमें मूल अधिकारों के बारे में। और क्या है? मूल अधिकार जो है वो क्या नहीं होते? परमानेंट नहीं होते। उनको आपातकाल के समय निलंबित भी किया जा सकता है। मतलब कि उनको इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ करके। ओके, नेक्स्ट हमारी बात है इसमें अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में देखिए क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा, अब राज्य में क्या क्या चीज आ जाएगी? राज्य को क्या क्या माना गया है? संसद, केंद्र सरकार। ठीक है, उसके अलावा राज्य सरकार और राज्य विधायिकाएं भी इसमें आएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगी इसमें, और अन्य सभी स्थानीय निकाय मतलब कि लोकल अथॉरिटी। अब हमारी स्थानीय निकाय में क्या होगी? ग्राम पंचायत, नगर परिषद वगैरह, ये सब क्या होंगी? हमारी लोकल अथॉरिटी मतलब कि स्थानीय निकाय में होंगी। अगर आप चाहें तो उसको राइट डाउन कर सकते हैं कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है और उनमें इन तीनों का क्या किया गया है? इन तीनों को राज्य की परिभाषा मतलब कि राज्य माना गया है इनको। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 13 मतलब कि आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर इसके अंतर्गत आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो वो जो लॉ बनाया गया है उसके अगेंस्ट वो वॉइड होगा, नल होगा। आर्टिकल 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक सभी कानून शून्य हो जाएंगे। 13(1) अब देखिए, इसमें हमें समझ में आ गई है ये बात कि हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता। इसको संविधान ने क्या किया है? जोड़ा गया है। नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए इसको बनाया गया है ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, तो देखिए अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इसमें कुछ नकारात्मक भी होते हैं कि एक तरीके से ये भी कह सकते हैं उसको कि राज्य के विरुद्ध बनाए गए हैं। ठीक है, राज्य सरकारों के विरुद्ध बनाए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मोस्टली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि मौलिक अधिकारों को अगर नकारात्मक दृष्टि से कैसे देखा गया, या नकारात्मक रूप कैसा है इसका, या फिर इसमें नकारात्मकता कैसे पाई गई है। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा कि इसको क्या माना गया है? राज्य के विरुद्ध माना गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को नेगेटिव पॉइंट अगर देखा गया तो वो राज्य के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 13(1) में संविधान, मतलब कि आर्टिकल 13(1) में क्या बताया है, आर्टिकल 13(2) में क्या बताया है। आर्टिकल 13(1) में ये बोला गया है कि संविधान जो है हमारा वो कब बना था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमारा संविधान बना था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इसकी डेट, करेक्ट डेट। ठीक है, तो जब जिस डेट पर हमारा आर्टिकल बना उसके पहले जो कुछ नियम बने हुए थे, ठीक है, तो आर्टिकल 31 में यही क्लियर किया गया है कि अगर ऐसे कोई नियम जो कि हमारे जिस दिन इसको मेंशन किया गया था, ठीक है, एम्फेसाइज किया गया था संविधान को, उससे पहले अगर ऐसे कोई नियम बने हुए हैं जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि हमारे संविधान के बाद जो कानून बना है बनने के, अगर उसमें भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है या कोई विधान या विधि बनी है, लॉ बना है, तो वो भी क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे कि कितने हैं टाइप्स ऑफ मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार पहले एट प्रेजेंट तो हमारे कितने हैं, 6 हैं। उससे पहले इनकी संख्या क्या थी, 7। ठीक है, तो 7 थी, उसमें से एक अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार था वो, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार हटाया गया, इसको हटाया गया था, किसके अंडर हटाया गया इसको, 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटाया गया था 1978 में। ठीक है, अभी इसको क्या कर दिया गया, इसमें एक चीज और ये है कि जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 31 आर्टिकल नंबर 31 से रिमूव करके 300 में क्या कर दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया और क्या बना दिया गया, सेपरेट लॉ बना दिया गया, इसको एक अलग से इसको एक कानून बना दिया गया। ठीक है, तो जो हमारा एक 7th इसमें जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा करके उसको क्या कर दिया गया, एक अलग से 1300 में उसको क्या कर दिया, आर्टिकल 1300 में उसको ऐड कर दिया और उसको सेपरेट एक लॉ बना दिया गया था।
ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 6 मौलिक अधिकार, जिसमें पहले क्या बताया हुआ है, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार नाम से पता चल रहा है, ऐसा अधिकार जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, उनको जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर असमान नहीं माना जाएगा। अब वो किस तरीके से समानताएं बताई गई हैं, तो वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में विधि का शासन, देखिए अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि का शासन, नाम से ही पता चल रहा है किसका शासन, विधि का। देखिए ना तो गवर्नमेंट और ना ही कोई स्पेसिफिकली कोई पर्सन हमारे लिए सुप्रीम होगा, सिर्फ सुप्रीम क्या होगा, लॉ, विधि, ठीक है, जो भी कानून बनाया गया है वही। तो इस लॉ में यही बताया गया है कि इसमें सुप्रीम क्या है, लॉ है, ठीक है। और जो ये अवधारणा थी वो किसने दी थी, एबी डायसी ने, ठीक है। उन्होंने, उनका मानना था, क्या था, उनकी अवधारणा क्या थी कि रूल ऑफ लॉ, इसमें विधि को ही, मतलब कि लॉ को ही क्या माना गया है, सुप्रीम माना गया है। क्लियर है। उसके बाद है जिसमें कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। फर्स्ट इसमें बात क्या करी गई है, इन्होंने क्या, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि विधि मतलब कि लॉ, ठीक है, कोई कानून, उनके समक्ष क्या होगा, समानता का अधिकार दिया हुआ है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15(4) में बोला गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ प्रमुख अधिकार हैं, ठीक है, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन दिया गया, जो 2009 में क्या किया गया, इस कानून को बनाया गया था। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अवसर की समानता का अधिकार, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई भी चीज़ नहीं है, सब इसको देने के लिए एफिशिएंट हैं। उसके बाद है 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) में क्या बोला है, ऐसे पिछड़े नागरिक जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उनके लिए क्या करता है, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ठीक है। ये किसमें बात करी गई थी, आरक्षण की 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में बात करी गई थी। और 16(4)A में पदोन्नति में SC और ST जो वर्ग है उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और जो ये चीज़ ऐड करी गई थी वो 1955 में ऐड करी गई थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 77वें संविधान संशोधन के तहत 1955 में ये माना गया था कि ST और SC को क्या दिया जाएगा, आरक्षण का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 17, इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना को अंत कर दिया गया था। ये ऐसा पहला कानून था जो कि 1955 में बना था और 1976 में इसको और भी कठोर कर दिया गया था, क्योंकि छुआछूत ये सबसे बड़ी समस्या थी। मतलब कि छुआछूत इस बेसिस पे किया जाता था कि कोई किस धर्म में जन्म ले रहा है, किस जात में जन्म ले रहा है, ठीक है, तो उसको जात के अकॉर्डिंग, अगर वो उनके अकॉर्डिंग ही वो शेड्यूल कास्ट अपने आप ही डिसाइड कर देते थे कि नीची जाति का है तो उसको यहाँ मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, यहाँ से पानी नहीं भर सकते हैं, इस वर्ग के व्यक्ति को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, वो इस पोस्ट पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया गया, उनकी जाति के हिसाब से ही काम बांट दिए गए। तो इस चीज़ का क्या कर दिया गया था, इसके अंतर्गत अंत कर दिया गया था, ठीक है। कानून का जो नाम रखा गया था वो क्या नाम रखा था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। छुआछूत को अंत करने के लिए जो अधिनियम बना वो 1955 में बना, जिसको क्या नाम दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 18वें अनुच्छेद में बात करी गई है कि इसमें उपाधियों का भी अंत कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी
दूसरे विदेश से, मतलब कि किसी दूसरे देश से क्या नहीं ले सकता, कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। अब भारत में केवल 2 तरह की उपाधियां ही मान्य होती हैं, ठीक है, जिसको कि आर्टिकल नंबर 18(1) में डिस्क्राइब किया गया है। अब वो कौन सी उपाधियां हैं? राज्य सेना द्वारा दी गई व विद्या द्वारा अर्जित उपाधि, ये दोनों तो क्या है? मान्य है, ऑथराइज्ड है, ठीक है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की उपाधियों को वर्जित कर दिया गया है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 सेकंड में 2 में द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी किसी भी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। उपाधि से तात्पर्य क्या है? अब इसमें उपाधि की बार बात करी जा रही है, तो उपाधि से मतलब क्या है कि उपाधि ऐसी जो कि विरासत में मिलती है, जैसे कि महाराजा, ठीक है, वायसराय वगैरह जो बोल, राय बहादुर, राय साहब वगैरह। ये लास्ट है हमारा भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दिए जा सकते हैं, लेकिन इनका नाम के आगे या पीछे प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ताकि सबको क्या माना जाए? समान समझा जाए। ये सब जो भी आर्टिकल में हमने पढ़ा है, ये सबको क्या आज़ादी देता है? फ्रीडम देता है, किसकी? इक्वलिटी की, समानता की। दिस इज अ राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने क्या है? हम इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति क्या है? असमान नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो अभी के आज के वीडियो में हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए जो 5 हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं अधिकार, उनके बारे में फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इसको समझिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।